सबको नमस्कार। Most respected Prime Minister Narendra Modi ji, President of world's largest party Jagat Prakash Nadda ji, Chief Ministers, Deputy Chief Ministers, heads of all the morchas and parties, karyakarta from all over the country. I stand here before you to second the resolution which Manya Raksha Mantri ji, Rajnath ji has placed before this audience. He has explained both the political and the economic achievements of Prime Minister Modi and the government. I just want to highlight a few very critical macroeconomic and financial aspects. इसमें एक आध बार मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करती हूँ। माननीय रक्षा मंत्री जी ने इतना विस्तार से आर्थिक विषयों में, राजनीतिक संबंधित विषयों में प्रस्ताव हमारे सामने रखे हैं, मगर इसमें मैक्रो इकोनॉमिक विस्तार से वाइडर इकोनॉमिक विषय में और ग्लोबली हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर क्या चिंता है, लोगों के मन में क्या सोच है, इसके ऊपर एक आध शब्द मैं रखना चाहती हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। भारत की इकोनॉमी, जैसे माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, भारत के इकोनॉमी 10वीं स्थान से अभी 5वीं स्थान पहुँच गया है और स्टेबल इकोनॉमी माना जाता है। वी आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज बिकॉज आपके संज्ञान में विषय है, जापान भी, जर्मनी भी, यूके भी आज रिसेशन के ओर जा रहे हैं। जब पूरे दुनिया में रिसेशन का डर है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रेट था और उससे कम करने में उनको डर लग रहा है और इसके कारण पूंजी निवेश उन देशों में से निकल करके बाहर आ रही है। When their economy is undergoing recession, the world is looking for economies which are growing. And who better than India, under the leadership of Prime Minister Modi, which is growing at the fastest pace. So the investments which are not wanting to be in those economies, which is now going through recession, want to come to India. So that is one feature of what has been achieved in the last 10 years. Fragile economy, bottom से 5वीं स्थान में जो इकोनॉमी था उसको ऊपर से 5वीं स्थान पर ले आए माननीय प्रधानमंत्री जी। इसका रिकग्निशन पूरे दुनिया में हो रही है। सेकेंड इंडिकेटर मैं बोलना चाहती हूँ हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए। जब 2014 में माननीय मोदी जी सरकार बनाए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $300 बिलियन था, मगर आज $600 बिलियन पार करते हुए वी आर समवेयर इन 650-620 बिलियन US. It is not an easy achievement to have a forex come up to that level. And this is despite COVID. COVID के काल भयंकर घटना होने के बाद भी हमारे foreign exchange reserve has gone up. Third, FDI, foreign direct investment into India. This has been really growing very fast and very high. I want to say that it was 10 years में, जब 2014 में हम देखेंगे तो foreign direct investment भारत देश के अंदर जो पूंजी निवेश आता था, it was only in the range of $300 billion US, मगर आज $600 billion को पार करते हुए हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रही है। बहुत सारे सॉवरेन फंड्स भी हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और इससे हमारे ताकत क्योंकि है हमारे हाथ में, माननीय मोदी जी हमारे नेबरहुड में देश, बहुत सारे छोटे देश जिनका आर्थिक दिक्कत में है, उनको भी मदद कर पा रहे हैं, करने के लिए कोशिश करते हैं और उन देशों में हमारे देश के ऊपर इतना गुडविल बढ़ा है तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अच्छा हमारे हाथ में है, इसी के कारण उनको हम मदद कर पा रहे हैं।
ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, मैं ये विषय ज़रूर बोलना चाहती हूँ, इस प्रस्ताव में विषय नहीं है, मगर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, जो मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स माना जाते हैं, उन बैंकों में आज इतना हमारे देश के ऊपर रुचि है, वो हमारे देश में प्रोजेक्ट्स लेकर के इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं. They are looking for good projects all over the world. But what appears in India as good projects is something which impresses them. So ADB wants to undertake projects in India. New Development Bank wants projects in India. That is because Indian economy is today assessed as being very strong. So multinational banks सब भारत में invest करने के लिए, projects में invest करने के लिए ready हैं. Morgan Stanley और उनके इंडिसेस के बारे में हमारे अध्यक्ष जी भी बात किए, माननीय राजनाथ जी भी बात किए, मगर उस इंडिसेस के भारत उसमें जोड़ने के कारण क्या लाभ हमें मिलने वाले हैं? लाभ जरूर मिलने वाले हैं. What is the benefit we'll get by getting into Morgan Stanley index, or sooner we will be getting into Bloomberg index also? What is the benefit that India is likely to get out of it? We are likely to get at least $25 billion in the next 2 years as investment naturally flowing into India. भारत के अंदर इस इंडिसेस में हमारे नाम जोड़ने के कारण $25 बिलियन तक अगले 2-3 साल के अंदर पूंजी निवेश भारत देश में आने का पूरा संभावना है. अगले पॉइंट में बोलना चाहती हूँ, रेमिटेंसेस. जो भारत देशवासी बाहर रहते हैं, उनका अच्छा काम में वो लगे हुए हैं, उनके हाथ में जो पैसा है वो वापस इस देश में जब रेमिटेंसेस के नाम पर आते हैं, उसको हम हमारे देश के भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं. 2022 कोविड के बाद उस नंबर $100 बिलियन तक पहुंचे. आज वो 125 बिलियन तक पहुंचे हैं. सबसे दुनिया में लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री अगर कोई है वो भारत देश है. मैं इस विषय को इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कोविड के समय हमें इतने सारे लोग सुझाव दिए, आप प्रिंट करो नोट, करेंसी नोट प्रिंट करके आप सभी लोगों के हाथ में पैसा रखो. माननीय मोदी जी ने उस समय प्रिंट करने का अच्छा सुझाव नहीं था, मगर फिर भी उनको सुनने के बाद भी उस रास्ते पे ना चलते हुए टारगेटेड बेनिफिट सब लोग को दिलवाने के लिए हर कदम उठाए. उसके कारण आज बाहर हम कोविड से निकल गए हैं. टारगेटेड schemes have benefited India in speedy recovery, and that is the way in which this strength of remittances or this strength of investment is happening in this country. Again, one comparison. हमारे देश का ताकत को समझने के लिए एक और विषय आपके सामने रखना चाहती हूँ. इन 10 साल में हमारे आर्थिक व्यवस्था सुधारने के कारण हमारे बैंकों ने आज प्रॉफिट कमाने के कगार पर आ गए हैं. मेनी आर अर्निंग प्रॉफिट्स. मगर 1 मिनट आप पूरे दुनिया से कंपेयर करिए. यूएस में बैंक्स पूरे फट हो गए हैं. दे बिकम एब्सोल्युटली paupered. बैंक्स have broken down. स्विट्जरलैंड में बैंक broken down. स्विट्जरलैंड को हम मानते थे बड़ा बैंक्स उधर हैं, उनका बैंक भी कोलैप्स हुआ है. मगर भारत देश में कोविड से पहले भी कोविड के बाद में भी बैंक कोलैप्स नहीं हुआ, और बैंक एक को दूसरे सपोर्ट करके आज सभी बैंक भारत में, ये विषय मैं आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं, और इसको आप आगे चल करके बूथ स्तर पर भी बोलना चाहिए कि हमारे मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी माननीय मोदी जी के निगरानी से जो चल रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन में आ गए. छोटे प्राइवेट बैंक हो, बड़ा बैंक हो, सब प्रॉफिट कर रहे हैं, मगर विदेश में बैंक डूब जा रही है. इसको हम याद रखना चाहिए, जनता तक पहुंचवाना चाहिए. फिर अगले विषय एक और मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ. हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन, दूरदर्शिता, इसके उदाहरण है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के नाम पर चलती है. सिर्फ 9 years
only, not even 9 years, 8 years after the GIFT City was formed. Actually, it was started its presence even when Prime Minister was a Chief Minister of Gujarat. His vision was that why not in India we have a global financial center like New York, like Singapore, like Hong Kong, like Frankfurt. क्यों हमारा भारत देश में ऐसे बड़ा सा फाइनेंशियल जो विदेशी बैंकों के द्वारा हम करते हैं वो हमारे देश में ही रहते हुए क्यों हम कर नहीं सक रहे हैं? ऐसे सोच करके गिफ्ट सिटी को तब से बनाया और 2019 में कानून के द्वारा इंडिया हैज व्हाट कैन बिकम अनदर सिंगापुर, व्हाट कैन बिकम अनदर न्यूयॉर्क, उसका ताकत अभी ही हम महसूस कर रहे हैं। और ग्लोबल रैंकिंग में 75th रैंक में जो IFSC था पहले, आज 65th रैंक में पहुंच गए हैं। और उसमें आज भारत देश हमारे सभी नागरिक को एक इंटरेस्टिंग बात बोलना चाहती हूं, वी आर अ ग्रेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। भारत देश में सोने के ऊपर हम सबको बहुत रुचि रहता है, सिक्योरिटी का इंस्ट्रूमेंट हम मानते हैं, हर महिला गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। मगर पूरे दुनिया में हम अगर देखें तो भारत देश में वी आर सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, मगर कहीं कहीं से हम मंगवा रहे हैं। अभी गिफ्ट सिटी के द्वारा उसी गोल्ड को हमारे देश में आकर के सेल करने का व्यवस्था पूरा ढांचा पूरा तैयार है। वी विल डिटरमाइन हाउ वी वांट टू बाय आवर गोल्ड। हमारे देश में ही उसका स्थापना माननीय मोदी जी ने किया। एक और विषय में बोलना चाहती हूं, डिजिटल इकोनॉमी। इसमें भारत के अचीवमेंट के ऊपर G20 में इतना चर्चा हुआ, आज उसके ऊपर पूरे देश में इतना रुचि है, लोग मांग रहे हैं कि हमें भी बोलो कि हम कैसे डिजिटल अचीवमेंट करना है। ये अचीवमेंट इन डिजिटल इज कंप्लीटली हेल्पिंग कॉमन सिटीजन्स, इट्स ऑल्सो हेल्पिंग हमारे कंट्रीज ब्रांड इमेज। G20 हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म के ऊपर भी जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, हम जब भारत से बात करते हैं, आजकल जब मोदी जी बात करते हैं पूरे दुनिया सुनती है, पूरे दुनिया ये भी सुना कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबको रिफॉर्म करना चाहिए। 100 साल पुराना और 21st सेंचुरी में जितना करना है उतना करने का उनका क्षमता है क्या, उसके ऊपर रिफॉर्म हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के द्वारा हुआ है। मैं इससे ज़्यादा ना बोलते हुए भारत के हित में इकोनॉमी हमारे पिछले 10 साल में आगे बढ़ी और अभी भी अगले 25 साल 2047 तक हम कैसे आगे बढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स को भारत देश में ले आने के, इस सब प्रयत्न के कारण हम 2047 में विकसित भारत बनेंगे। इस प्रस्ताव को मैं इन सभी कारण के साथ साथ I want to support it. Thank you very much. निर्मला जी, एक तो विषय उत्तम रखने के लिए, हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, अगर 2-4 मिनट यही बात तमिल में और यही बात 2-4 मिनट तेलुगु में अगर आप रख सके तो अच्छा होगा। நம்ம மாண்புமிகு பிரதமர் ஐயாக்கு நான் முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன், இந்த ஒரு பெரிய சபையில் என்ன தமிழ்ல பேச சொன்னதுக்கு। இந்த இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கல் ரெசல்யூஷனா எடுத்துட்டு வந்த விஷயம், 10 வருஷமா இந்த நாட்டில் நம்மளுடைய பணம் வரி இந்த எல்லா விஷயத்திலையும் நம்ம நாடு எப்படி 5வது நிலைக்கு வந்திருக்கு 10வது நிலையிலேருந்து அப்படிங்கிறத எடுத்து சொன்னதா இருந்தது। அதே சமயம் 5வது நிலைக்கு வந்துட்ட பிறகு கூட வரப்போற டேர்ம்ல நம்ம ஜெயிச்சு வந்து 3வது முறையா பிரதமர் ஆகும்போது நம்ம நாடு 3வது ரேங்க்குக்கு வரும்ன்றதையும் எப்போதும் எடுத்து சொல்லிருக்காங்க। இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னா,
அயராத முயற்சி. அந்த அயராத முயற்சியின் மூலமா நம்ம நாடு கீழ்மட்டத்திலேருந்து 5வது நிலையில நொறுங்கி போகக்கூடிய அந்த நிலையில இருந்த அந்த ஃப்ரஜைல் 5ன்னு சொல்றோம், நொறுங்கி போகக்கூடிய அந்த நிலைமையில இருந்த நம்ம நாட்டை இன்னைக்கு உயர்த்தி மேலேஞ்சு 5வது இடத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. அடுத்த தரம் 3ஆம் தரமா நான் பிரதமரா வந்தேன்னா அது 3ஆம் நிலைக்கு நான் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய சக்தி நம்ம நாட்டில் இருக்குன்னு சொல்றாரு. அதோட இல்லாம இன்னைக்கு அவர் பேசினா நம்ம நாட்டில் மாத்திரம் நம்ம நாட்டு வங்கிகளை மாத்திரம் நல்லபடியாக எடுத்துட்டு வர்றது மாத்திரம் இல்லை, நம்ம நாட்டு வங்கிகள் ஆதாயம் அடையக்கூடிய நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்திருந்தாலும் உலக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வேற நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வங்கிகள் கூட, அதாவது பல நாடுகளின் முயற்சியின் காரணமாக ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் அவங்க முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்று அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை எங்கே போட வேண்டும் என்று தத்தளிச்சு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த நேரத்தில் நம்ம நாடு நல்லா பழங்குது, நம்ம நாடு நல்லா வளருதுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நாட்டில் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு பணம் கொடுக்குறேன்னு அவங்களே முன் வராங்க இன்னைக்கு. அதன் காரணமாக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் இன்னைக்கு நம்ம பலவிதமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து நடத்துகிறோம். விரைவில் 3ஆவது ஸ்தானத்துக்கு போகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு முயற்சி எடுத்த மாண்புமிகு பிரதமர் ஐயாவுக்கு நாம் எல்லோரும் கூட, அதனால தான் அவரோட ஒரு வாக்கியம் இருக்கு பாருங்க, எல்லாரோடையும் கூட சேர்ந்து இருப்போம், எல்லாருடைய நம்பிக்கைக்கும் பாத்திரமாக இருப்போம், அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் முன்னேற்ற வழியில் எடுத்துட்டு போறதுக்கான முயற்சி செய்வோம். அதை தவிர எல்லாருடைய நம்பிக்கையும் அவங்க உழைப்பும் இதில் சேர்ந்து இருக்கும். அப்பதான் நம்ம நாடு 2047 முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு நாடாக மாறும்னு சொன்னார். அதற்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து உழைக்கிறோம். நான் இங்கிலீஷில் சொன்னதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், அதனால நான் தமிழில் இன்னும் நிறைய சமயம் எடுத்துக்காம 3வது முறையா மோடி அவர்கள் ஜெயிச்சு, நம்ம கட்சி ஜெயிச்சு, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம முயற்சியோட இந்த நாட்டில் அரசு அமைக்கணும். அதற்கான முயற்சிக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கிற இந்த ரெசல்யூஷனுக்கு, அரசியல் மற்றும் நம்மளுடைய எக்கானமி மேல வந்திருக்க இந்த ரெசல்யூஷனுக்கு நான் அவர் முன்மொழிஞ்சுக்கு பின்மொழிகிறேன். அதனால இங்க நிற்கிறேன். உங்க எல்லாருடைய ஆதரவும் தேவை. தமிழ்ல சொன்னதுக்கு வாய்ப்பு. తెలుగులో 2 మాట తలుచుకున్నానండి. తెలుగు ఆంధ్ర తెలంగాణలిందు వచ్చి ఉన్న ప్రజలు మన కార్యకర్త అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇవాళ మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఒక పొలిటికల్ రెసల్యూషన్ తీసుకొచ్చి మన ముందు పెట్టారు. దాని గురించి బాగా విస్తారంగా మాట్లాడారు కూడా. దాంట్లో ఉన్న ముఖ్య అంశం ఏంటి, ఎలా ఉన్నటువంటి మన ఎకానమీని ముందు ఎలా తీసుకొచ్చారు, దానికి ఏమేం ప్రయత్నం జరిగింది, ఆ ప్రయత్నం కారణంగా కింద నుంచి చూస్తే 5వ నంబర్లో ఉన్నటువంటి మన ఎకానమీ ఇవాళ టాప్ నుంచి 5వ నంబర్కి వచ్చింది అంటే వారు ప్రయత్నం వల్ల వచ్చింది. దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని వర్గాల్లో కూడా మనం చూస్తున్నాం ఎట్లాంటి డెవలప్మెంట్ అవుతుందని. మన పిల్లలు బయట వెళ్ళి చదవడానికి వెళ్తున్నారు, ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళు ఇబ్బంది గురిగా అయితే, ఎక్కడో చిక్కుకుంటే, అక్కడి నుంచి రాకపోవడానికి ఇబ్బంది అయితే ముందు నిలబడి ఆ రాష్ట్ర ప్రెసిడెంటో ప్రైమ్ మినిస్టరో వారితోటి మాట్లాడి మన పిల్లల్ని సంరక్షణతోటి తీసుకొచ్చి మన దేశంలో చేర్చే ఆ ధైర్యము సాహసము వాళ్ళతోటి మాట్లాడుకంటే శక్తి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధాని ఉన్నారంటే వారు మన ప్రధాని మోదీ అవர்கள். అట్లాంటి ప్రయత్నం చేసి ఇవాళ మన ఎకానమీ ఇంత దూరం వచ్చిందనంటే దాని ఫలితమే మనం ఇవాళ 5వ స్థానంలో వచ్చాం. మళ్ళీసారి గెలిచి వస్తే, మళ్ళీసారి 3వ సారి ప్రథమర్ అయితే
నేను ఇదే ఎకానమీని 3వ స్థాయికి తీసుకొస్తానని చెప్పే ఆ ధైర్యము సాహసం ఉన్నటువంటి ప్రధాని అది ఉంది దీంట్లో. ఇవాళ వారు నిలబడి మాట్లాడితే గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం చెప్పే ప్రత్యేకంగా తెల్లవాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు ఇంకా ఎవరి మాట వినే టైప్ కాదు. కానీ వాళ్ళు నిలబడి ప్రధాని మన దేశ ప్రధాని మాట్లాడితే, అయ్యా మీరు 20వ శతాబ్దంలో ఉన్నారు, మీరు మన దేశాన్ని మనలాంటి దేశాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళడానికి సహాయం పడతారంటే మీ వల్ల కాదు. కానీ మీరు మీ దారిని మార్చుకొని అందరికీ సహాయం పట్టేట్టు మార్చుకుంటే మా దేశం మాత్రం కాదు, భారతదేశం మాత్రం కాదు, చాలా దేశాలకి పనికొస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర ధైర్యంగా నిలబడి మాట్లాడి వాళ్ళని మనసు మార్పించి ఇవాళ వారి రికమెండేషన్ ద్వారా వచ్చిన గ్లోబల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కమిటీ రిపోర్ట్ని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. ఒప్పుకోవడం మాత్రం కాదు, దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు. యాక్షన్ తీసుకోవడం కాదు, ఇవాళ చెప్తున్నారు మీరే మాకు కొంచెం గైడెన్స్ ఇవ్వండి అన్నట్టు. బ్రెజిల్లో నడుస్తుంది G20, వాళ్ళ ప్రధాని మనకు చెప్తున్నారు మీరు మాకు గైడెన్స్ చేయండి ఎలా G20ని ఇప్పుడు తీసుకెళ్లాలని. ఇట్లాగా వారు మాట్లాడితే వారు మాటల్లో ఉన్నటువంటి శక్తిని, మాటల్లో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని నమ్ముకొని వాళ్ళు ధైర్యంగా మన మాట ప్రకారం చెల్లడానికి ముందుకొస్తున్నారు. ఇవన్నిటిని మనం గుర్తులో పెట్టుకొని ఇవాళ తీసుకొచ్చిన ఈ రెసల్యూషన్కి నేను సమర్థనం ఇవ్వడానికి నిలబడుతున్నాను. మీ అందరం కూడా ప్రయత్నం చేసి బూత్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళండి, శక్తి కేంద్రాల్లో చెప్పండి. ఈ మంచి ఇట్లాంటి భారతదేశానికి గౌరవం ఇప్పించినటువంటి ప్రధాని మన అందరం కూడా సమర్థన ఇవ్వాలి, సపోర్ట్ చేయాలి, మనం ముందుకెళ్ళాలి. థ్యాంక్ యూ.